ओके बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में भी। तो हम लोग फैराडेज लॉ को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे। तो बेटा फैराडेज लॉ का यहाँ पे उपयोग क्या है केमिस्ट्री में, इसको समझ लिया जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे अधिक उपयोग फैराडे लॉ का होता है किसी भी सब्सटेंस की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए, यानी उसके वेट को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, और साथ ही साथ वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडेज ने दो लॉ दिए थे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बेटा बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम करंट को पास करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे या जो सब्सटेंस लिबरेट होंगे, उनका जो वेट होगा, उन डिपॉजिट होने वाले और लिबरेट होने वाले सब्सटेंस का जो वेट होता है वो कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पास किए गए करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब ये है, अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप करंट को पास करते हैं तो प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रोड्स पे जो सब्सटेंस इकट्ठा होते हैं या जो सब्सटेंस लिबरेट होते हैं, उनका जो वेट होता है, उनकी जो मात्रा होती है, उस प्रोसेस में फ्लो किए गए करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इन एक्सपेक्ट टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर? जैसा कि पहले बात हो चुकी है, यहाँ पर जो फैराडे का लॉ है, ये फैराडे का लॉ बेसिकली यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं उनमें जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे उनके वेट को कैलकुलेट करने के लिए, अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड है तो उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, और साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स जो सब्सटेंस के होंगे उनको कैलकुलेट करने के लिए हम फैराडे के फर्स्ट लॉ को यूज़ करते हैं। बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ेंगे। बेटा कुछ चीज़ें बेसिक हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 96500 कूलॉम के बराबर होता है। इसको आप सभी लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जो बच्चे नहीं निकाल सकेंगे वो बताएंगे तो उनको हम पेसेस की क्लास में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। तो किस तरीके से फैराडे के लॉ को यूज़ करके हम वेट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस या वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। बेटा ऊपर बताया गया कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब अगर हम इस चिन्ह को हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के चिन्ह को हटाते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं W इक्वल टू ZQ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चिन्ह हटने के बाद एक कॉफिशिएंट लगा हुआ है। इस कॉफिशिएंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। और आप सभी लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू ZIT। क्लियर? अब आगे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे W इक्वल टू ZIT। अगर इसको हम और अलग तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Z इक्वल टू W/Q। स्पेशली अगर Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू W/Q। ठीक। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर जो चार्ज है, जो चार्ज हम फ्लो कराते हैं सेल के अंदर, उसकी वैल्यू अगर 1 कूलम चार्ज कर दिया जाए
तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। या आप ये कह सकते हैं कि Z का मान W के बराबर हो सकता है और इस तरीके से हम Z की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी लोग ध्यान दें, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इस चिन्ह को हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा और आप लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू I इंटू टी, तो इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू ZIT। यहाँ पर Z के बारे में आपको जानकारी दी गई, उसका टर्म समझाया गया क्या होता है। अब अगर Z की वैल्यू हम निकालेंगे तो Z होता है W/Q। साथ ही साथ अगर कूलॉम जो चार्ज आप फ्लो करते हैं अगर उसकी वैल्यू 1 कूलॉम कर दी जाए तो यहाँ पर हो जाएगा W इक्वल टू Z। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Z की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस Z की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए आगे इसको समझते हैं। सभी लोग बहुत ही ध्यान से पूरे दिमाग के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और नहीं तो जीवन भर केवल फैराडे का फर्स्ट लॉ रट लेंगे और साथ में फार्मूला जेब में रख के घूमेंगे। कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं उसको समझने का प्रयास आप लोग सभी लोग करें। आगे देखो बेटा, अब Z की वैल्यू को कैसे ऑब्टेन करेंगे इसको समझ लीजिए। मान लीजिए हमने कोई मॉल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया और सभी लोग जानते हैं अगर मॉल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसका नेचर कैसा होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और किधर रिड्यूस होगा, कैथोड की तरफ रिड्यूस होगा। तो उस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं Na++ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na। सभी लोग जानते हैं, इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। अगर सोडियम क्लोराइड को हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं तो इसका नेचर होता है बेटा ये रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होने के बाद कैथोड पर सोडियम के फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक, अब इसके लिए कैसे हम फैराडेज लॉ को इसके ऊपर हम लगाते हैं उसको समझिए। बेटा जो रिएक्शन आपको मिला है मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड के लिए हमने ऊपर लिख दिया समझने के लिए। अब इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे कैसे इसको समझ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तब हमें 1 मोल सोडियम की प्राप्ति होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो हमें 1 मोल सोडियम की प्राप्ति या हमें 1 मोल सोडियम मिलता है। और सभी लोग जानते हैं कि 1 मोल में चार्ज कितना होता है, 96500 कूलॉम के बराबर चार्ज होता है। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 96500 कूलॉम चार्ज से हमें 23 ग्राम Na सोडियम मिलता है। सभी लोग जानते हैं 1 मोल सोडियम में मोलर मास उसका 23 ग्राम के बराबर होगा। तो आपको इसको चार्ज के फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं कि 96500 कूलॉम्स गिव्स 23 ग्राम सोडियम। भाई यहाँ पर देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ लिबरेट हो जाएगा, जुड़ेगा और इसमें मिला के बना देगा सोडियम। तो उसको आप बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लोज गिव्स 1 मोल सोडियम। या हम बोल सकते हैं कि 1 मोल में इतना चार्ज है तो 96500 कूलॉम गिव्स 23 ग्राम सोडियम। बात समझ में, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। तो बेटा जब 96500 कूलॉम से हमें 23 ग्राम सोडियम मिल रहा है और हमें बात करनी है 1 कूलॉम चार्ज की, क्योंकि जब हम 1 कूलॉम चार्ज करेंगे तभी W का मान Z के बराबर होगा, या आप कह सकते हैं कि तभी हम Z का मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें 96500 में तो वैल्यू मिल गई सोडियम की, तब हम 1 कूलॉम चार्ज में पता करेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 23/96500 इंटू N फैक्टर। N फैक्टर के लेकर काफ़ी बातें आपको फर्स्ट में बताई जा चुकी हैं। वैसे यहाँ पर समझ लीजिए नॉर्मली यहाँ पर जो N फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर N फैक्टर लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू होगी किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ZNA के बराबर, यानी जो वैल्यू हम निकालना चाहते थे उसके बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि Z का मान तब प्राप्त होता है जब 1 कूलॉम चार्ज हम फ्लो कराते हैं। ठीक, N फैक्टर के बारे में बता दिया गया। अब इसको आप लिख सकते हैं कि Z इक्वल टू मॉलिकुलर मास अपॉन 96500 इंटू N फैक्टर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं Z इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, मॉलिकुलर मास अपॉन N फैक्टर। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है इक्विवेलेंट मास, इसको हम इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एसिड के रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में, किसी एटम के रिस्पेक्ट में N फैक्टर या वैलेंसी को कैलकुलेट करना आपको बताया गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Z इक्वल टू मॉलिकुलर मास अपॉन N फैक्टर इंटू 96500, और मॉलिकुलर मास अपॉन N फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास के बराबर। हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। क्लियर। अब जैसा कि हमें मालूम है कि W इक्वल टू Z इंटू Q, अभी पीछे आपको लेक्चर में बताया गया है। अब वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा W इक्वल टू Z की वैल्यू है बेटा इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 और Q की वैल्यू हो जाएगी I इंटू T। क्लियर।
या इस तरह से लिख सकते हैं W अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन 96500, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये W अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू आई इंटू टी की वैल्यू Q के बराबर हो जाएगी, और इसको सभी लोग जानते हैं कि 96500 का मान 1 फैराडे के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं W अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू Q अपॉन F। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फैराडे लॉ का एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन आपको बताया गया है, जिसके थ्रू आप इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं या वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा न्यूमेरिकल होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इन सारे पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पेशेंस में एकदम खुलकर बात कर सकते हैं, जो कि इस पॉइंट से रिलेटेड होने चाहिए। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, इसमें क्या कहा गया है? इसमें देखिए उन्होंने क्या किया, दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स को या दो डिफरेंट टाइप के सेल्स को या सिमिलर टाइप के सेल्स को उन्होंने आपस में सीरीज़ के फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। इसको ध्यान से देखिए, एक सेल हमारे पास यहाँ पर ये है, दूसरा सेल हमारे पास यहाँ पर ये है, एक हिस्सा कैथोड हो गया और एक हिस्सा एनोड हो गया। भाई ये सेल है, इस सेल में अगर हिस्सा एनोड है तो हिस्सा कैथोड होगा, वैसे यहाँ पर अगर ये कैथोड है तो एक हिस्सा एनोड होगा। तो एनोड से कैथोड को प्रॉपरली एक दूसरे के साथ यहाँ पर अरेंज कर दिया गया, आउटर सर्किट को आउटर सर्किट के थ्रू और इनर सर्किट को इनर सर्किट के थ्रू आपस में जोड़ दिया गया, और यहाँ पर हमारे पास ABCD 4 टाइप के या 4 इलेक्ट्रोड हमारे पास मौजूद हैं। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा, कि अगर हम सेल्स को सीरीज में जोड़ दें, सीरीज में जोड़ने का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कैथोड एनोड को आपस में प्रॉपरली कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम सेल को सीरीज में जोड़ देते हैं और सिमिलर टाइप के चार्ज को सिमिलर टाइप के समय या टाइम के लिए फ्लो कराते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन इलेक्ट्रोड पे जो वेट ऑफ सब्सटेंस होता है उसका मास, ठीक है, जो वेट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर हमें मिलेंगे उसके जो मास का रेशियो होगा, ठीक है, वो उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है। सभी लोग फिर से समझ लें, अगर हम सेल्स को सीरीज में, दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और उसमें एक कूलाम चार्ज एक निश्चित समय के लिए फ्लो कराते हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उन इलेक्ट्रोड्स पे जो सब्सटेंस इकट्ठा होते हैं उन सब्सटेंस के मास का रेशियो उन इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। यहाँ पर लिखा गया है W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, जहाँ पर 1 और 2 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स को दर्शाते हैं। W मास ऑफ सब्सटेंस है और E इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इसको यहाँ पर देखा जाए कि W अपॉन E इक्वल टू IT अपॉन 96500, अभी पीछे आपको सॉल्व कराया गया है, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर चार्ज और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, अभी कांस्टेंट का मतलब क्या है, 1 कूलाम चार्ज कर दें, 1 सेकंड के लिए फ्लो करें, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, कांस्टेंट कर दें, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W अपॉन E इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? ये आप लिख सकते हैं W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ये फैराडे का सेकंड लॉ है, इसको आप समझ रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं, तो उनके लिए अगर आपको लिखना है तो इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं, WA अपॉन EA इक्वल टू WB अपॉन EB इक्वल टू WC अपॉन EC इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? बात समझ में आ रही होगी। इस चीज़ को आप और आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 सेल हैं, जिसमें सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट का एक सेल बना हुआ है, दूसरा कॉपर और कॉपर सल्फेट का। इसका मतलब ये होता है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में सिल्वर की रॉड टिप कर दी जाए और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर की रॉड डाल दी जाए। इस तरह के इलेक्ट्रोड्स को हम एक पर्टिकुलर नाम से पुकारते हैं, वरना आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, उम्मीद है याद होगा। अब यहाँ देखो बेटा, अगर हम सिल्वर के लिए W का मान निकालेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag इंटू आई इंटू टी, अभी बताया गया है, यहाँ से आप देख रहे हैं, अपॉन 96500। इस तरह से कॉपर के लिए लिखेंगे W कॉपर इक्वल टू E कॉपर इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। सभी लोग जान रहे हैं कि I और T को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं WAG अपॉन WCU इक्वल टू EAG अपॉन EC। ठीक, ये चीज़ हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ी थी, ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है, उसको यहाँ देखिए आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर प्रूव कर दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं आसानी से कि
कि अगर दो डिफरेंट टाइप के सेल लिए गए हैं जिसमें सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में सिल्वर की रॉड है और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर की रॉड है, तो उनके W के वेट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों के वेट का रेशियो हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों एलिमेंट के या मेटल के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर मिल रहा है। इसी को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, और यह आपको शुरुआत में समझाया भी गया था, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख भी सकते हैं। तो बेटा इस लेक्चर में आपको फैराडे के दोनों लॉ बताए गए हैं। वीडियो को कायदे से देखिएगा, समझिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो उसको आप पीसीएस में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।